हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के समय मैट्रिमोनियल विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे विवाद जिन पर यकीन भी नहीं होता। एक ही घर में मैट्रिमोनियल में ही हमने ऐसा देख लिया कि भाइयों की पत्नियों ने एक दूसरे पर केस कर रखे हैं। अभी कल एक कोर्ट में खड़ा था, 2 कनेक्टेड फाइलें चल रही थी। तो बात हुई कौन सी फाइलें हैं, ये बोला एक सास ने बहू के ऊपर कर रखा है, एक बहू ने सास के ऊपर कर रखा है। तो यानी इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। दोनों ही पक्षकार अपनी अपनी सेफ्टी के लिए फिर इस तरह के केसेस करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद आप उसमें उलझे रहते हैं। तो मैट्रिमोनियल केसेस जो भी हैं उनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले आप मुद्दे की बात को समझ लें। तो यही मुद्दे की बात समझाने के लिए आज का ये वीडियो है, ताकि चीजें इस तरह से लंबित ना हो, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो और बहुत ही सिंपल वे में ये चीजें खत्म हो सके। तो वीडियो को आखिर तक देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली आप चीजों को इजीली डील कर पाओगे। देखिए, जब भी विवाद होता है, आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, सबसे पहली जो क्वेश्चन होगा वो आपको खुद से पूछना होगा। वो ये होगा कि आप चाहते क्या हैं। आप चाहते क्या हैं? अगर आप पति हैं, आप क्या चाहते हैं? आप अभी भी स्टिल इस लाइफ को जो डिस्प्यूट चल रहे हैं ठीक करके साथ में रहना चाहते हैं या आप अलग होना चाहते हैं? यही सेम चीज पत्नी के लिए भी लागू होती है। तो पहले अपने आप से ये पूछिए और जो भी आपको उत्तर मिलता हो उसके अनुसार आपको स्टेप लेना है। हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकली नहीं चलते। हम लोग ये सोचते ही नहीं हम चाहते क्या है, स्टेप ले लेते हैं किसी के भी कहने पे या बताने पे। तो ऐसा नहीं करना। अब अगर आपको पता है कि भाई अब आगे नहीं चल सकता, बस मुझे अब अलग ही होना है, तो आपको स्टेप इस तरह के लेने हैं। और अगर लगता है कि चीज़ों को ठीक करना है तो ठीक करने वाले स्टेप लेने हैं। क्योंकि आप हार्श स्टेप लेते हो, कोर्ट में आ जाते हो। अब कई लोग होते हैं सेक्शन 9 फाइल करते हैं, लेकिन सेक्शन 9 में इतने ज्यादा एलिगेशंस वाइफ के ऊपर लगे हुए होते हैं या वाइफ फाइल करती है तो पति के ऊपर लगे होते हैं कि जो थोड़ी बहुत संभावना होती है वो भी वो पिटीशन पढ़ के खत्म हो जाती है। तो फिर फायदा क्या हुआ? तो पहले आपको सोचना है कि आप क्या चाहते हो। सेकेंडली, अब डिसाइड हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि नहीं भाई साथ में नहीं रहना है, अब आप पति हैं, अब आपके ऊपर एक एफआईआर हो गई, एक 125 सीआरपीसी का केस हो गया और एक डीवी एक्ट का केस हो गया। ये 3 केसेस अधिकतर मामलों में होते हैं। अब यहां पे भी सेम चीज लागू होती है कि आप 498 में अगर अगला स्टेप ले रहे हो तो पहले सोचो कि इस स्टेप का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक कॉल था जहां पर पति और उसके परिवार वालों को इतना डरा दिया गया कि पुलिस तुम्हें घर से उठा के ले जाएगी। उनके फोन बंद करवा के बोला आप यहां से भाग जाओ, और घर छोड़ के बेचारे पता नहीं कहां भटक रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो अब पहले आप देखो, आपके ऊपर 498 हुआ है, थोड़ा 498 के बारे में पढ़ो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, जजमेंट अवेलेबल हैं। आप देखो 498 एक्चुअल में है क्या और क्या रिक्वायरमेंट आपकी इसमें होती है, कैसे आपको इसे डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, अगर आप सोचते हो मैं एंटीसिपेटरी बिल में जाऊंगा, तो पहले आप एंटीसिपेटरी बिल के बारे में पढ़ो। एंटीसिपेटरी बिल के जजमेंट देखो, किन किन जजमेंट में एंटीसिपेटरी बिल में फायदा मिला है और किन किन में नुकसान हुआ है। एंड देन इवेल्युएट करो कि क्या आपको एंटीसिपेटरी बिल में जाना चाहिए, या अगर आप क्वेश्चन में जाने की सोच रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए भी पहले आप ये देखो। इवन आजकल लोगों ने क्वेश्चन को ऐसा मान लिया है कि एफआईआर हुई, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा सब खत्म हो जाएगा। ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है, अदरवाइज पिटीशन आपकी रिजेक्ट होगी। तो इन सारी चीजों को पहले इवेल्युएट करो, उसके बाद आपका अगला स्टेप 498 में उठना चाहिए। इवन मैंने यहां तक देखा कि एफआईआर की कॉपी तक बंदे के हाथ में नहीं होती, उसे ये तक नहीं पता हुआ क्या है और एंटीसिपेटरी बिल फाइल होती है। तो इसे आप क्या कहोगे? ब्लाइंडली आप चल रहे हो, ब्लाइंडली चल रहे हो। क्यों चल रहे हो पता नहीं, किसी डर में चल रहे हो या पता नहीं कैसे, लेकिन इस तरह से कैसे चल सकते हैं? आपके पास एफआईआर हो, आपको सेक्शन पता चले, आपको कहानी पता चले, ओनली देन यू कैन डिसाइड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। बट बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे एकदम से कुछ भी कर देना, तो ये पूरे तरीके से गलत है, आप फंस जाओगे आगे जाके। इसी तरह से अगला देखते हैं, आपके ऊपर डीवी एक्ट का केस हुआ है, तो इसमें भी आपको सेम पहले सोचना है कि डीवी एक्ट के केस में मुझे करना क्या है। अगर कुछ ग्राउंड्स ऐसे बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं, आपको डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हमको कोशिश तो करनी चाहिए कि नाम हमारे हट जाए। और यह देखना चाहिए कि डीवी एक्ट पे हम किसी तरह से स्टे लगवा सकते हैं, क्वैशिंग की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ये सारी चीजों पे विचार करके तब हमें पहले दिन डेट पे अपियर होकर कुछ करना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले अपियर हो जाते हैं, स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद किसी से गाइडेंस लेते हैं कि साहब मैं गया था, पहली डेट थी, मैं ऐसा करके। अब जब आप करके ही आगे तो क्या हो सकता है? तो ऑलरेडी आप चल चुके हैं ना चाल। और क्रिमिनल में एक बहुत सिंपल चीज होती है, जो भी वाद सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलते हैं उनमें स्टेप बैक का कोई सीन नहीं है, यानी अब आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो पहले सोचो, विचारो, चाहे एक डेट मिस करो, लेकिन पहले सही निर्णय लो, उसके बाद अपना स्टेप आगे रखो। अब आ जाते हैं 125 सीआरपीसी में।
125 सीआरपीसी में क्या होता है, यहाँ पे भी लोग अपना रिप्लाई फाइल कर देते हैं कुछ ज़्यादा जल्दी में। आपको जो भी गाइडेंस लेनी है, जो भी पढ़ना है, जो स्टडी करनी है, वो सब रिप्लाई फाइल करने से पहले करो, क्योंकि 125 सीआरपीसी में ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। जो भी आपका डिफेंस होगा वो रिप्लाई में लोगे। अब कई लोगों का ऐसा भी होता है, सर मुझे बता दो मेरे रिप्लाई में क्या क्या पॉइंट होंगे। क्या पॉसिबल है? आपकी पिटीशन क्या है, आपका केस क्या है, उस पर लीगल एस्पेक्ट क्या बनेगी, उसके अकॉर्डिंग तय होगा कि किस तरह से आपका डिफेंस रिप्लाई में तैयार करना है। ना कि ऐसी बात है कि वर्बली किसी ने कुछ बोल दिया और आपने जाकर के वो लिख दिया और दे दिया कोर्ट में, ये नहीं होता। तो आप थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो, इलॉजिकल मत चलो। अपने रिप्लाई को तैयार करने में आप 1 महीने का टाइम ले लो, 2 महीने का टाइम ले लो, 3 महीने का टाइम ले लो, लेकिन पूर्ण संतुष्टि के साथ, फुल सेटिस्फेक्शन के साथ अपना रिप्लाई फाइल करो। ये हो गई 125 सीआरपीसी की बात। अब बात आती है, सर मैं डाइवोर्स फाइल करूं कि ना करूं। अब यहां भी सोचो, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि डाइवोर्स हो जाए। ओके, अब मैं डाइवोर्स केस फाइल करता हूं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, पत्नी उस केस के लिए ट्रांसफर पिटीशन लगा देती है और हमारे 7-8 महीने, कई बार साल भर भी उस ट्रांसफर पिटीशन में ही खराब हो जाता है, और इवन पैसे भी खराब हो जाते हैं अगर हम कंटेस्ट करने चले जाते हैं। जब केस उसके क्षेत्र में, उसके प्लेस पे ट्रांसफर हो जाता है, तब आके वो उसमें मेंटेनेंस की पिटीशन लगा देती है, सेक्शन 24। 1 साल 1.5 साल आपका उसमें निकल जाता है, तब जाके आपका डाइवोर्स केस शुरू होता है। यानी 2-2.5 साल के बाद तो आपका डाइवोर्स केस शुरू हुआ। अब इसके बाद डाइवोर्स मिलेगा कब? 4 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, कई बार 6 साल भी लग जाते हैं। और फिर जब रिजल्ट आता है, आपके फेवर में आता है और सामने वाली पार्टी का नेचर आपको परेशान करने का, वो जाके हाईकोर्ट में एक अपील डालते हैं। अब फिर आप हाईकोर्ट में भिड़ते लड़ते रहते हो। तो कहने का मतलब, कितने साल तक आप लड़ सकते हो इस तरीके से? तो पहले आप सोचो कि अगर आपको डाइवोर्स ही चाहिए तो उसका और ऑल्टरनेट क्या हो सकता है केस के अलावा। अब बात आती है कि सर हम अपनी तरफ से इनके ऊपर कोई केस कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप केस क्यों करना चाहते हैं? क्या पीछे की मंशा क्या है? मंशा सिर्फ यही तो है कि इन लोग को थोड़ा दबाव महसूस हो, इन लोग को भी पता चले कि झूठे केस नहीं करने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होती है। क्योंकि अगर हम झूठे केस करेंगे तो दूसरे आदमी के पास भी लीगल राइट है, वो उनका उपयोग करेगा और हमारे ऊपर भी एक लीगल प्रोसीडिंग हो जाएगी और हमें भी कई 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है। जब वो चीज उनको पता चलेगी तो वो क्या करेंगे? वो भी ये कहेंगे इन चीजों को निपटा लो। और निपटाने का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल डाइवोर्स। तो दोनों में से एक ही काम करो ना भाई। या तो आप डाइवोर्स में ही जा रहे हो तो डाइवोर्स में ही जाओ और सालों तक कोर्ट में चलते रहो, या आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले रहे हो तो कम से कम वेट करो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। जो एक्शन आपने लिए हैं उन एक्शन से क्या आपको कोई फायदा मिल रहा है? और अगर फायदा मिल रहा है तो वैसे आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। म्यूचुअल डाइवोर्स 6 महीने के अंदर हो जाता है मैक्सिमम। तो ज्यादा सही क्या है? 2 साल वेट करके 6 महीने में डाइवोर्स लेना, वो भी रीजनेबल अमाउंट में, या फिर 10 साल कोर्ट में लड़ना, उसके बाद अपने ऊपर एलिमनी बंधवाना और सिर्फ डाइवोर्स का केस फाइनल होगा उससे, बाकी कोई केस फाइनल नहीं होंगे। बट अगर आपका सेटलमेंट होता है तो लड़की अपने सारे केस वापस लेगी, आप भी अपने सारे केस वापस लोगे, सारा फैला हुआ रायता सिमट जाएगा और फिर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों को लॉजिकली केवल समझने की जरूरत है। अलग अलग वीडियो में हमने अलग अलग चीजें बताई, लेकिन बावजूद इसके में देखते हैं कि लोग एक एस्पेक्ट को देखते हैं, बाकी ओवरऑल सोचने की कोशिश ही नहीं करते। आप चीजों को समझिए और समझ करके आप खुद इतना कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, ये निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाया उसको आप समझेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।